हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, संविधान में तो सैकड़ों आर्टिकल्स हैं, पर कुछ ऐसे हैं ना जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के सिस्टम की नींव हैं, उसकी बुनियाद हैं। तो चलिए आज उन्हीं पर एक तेज नजर डालते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सबसे सीधे सीधे जुड़ी हुई है, मतलब हमारे यानी देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। देखिए, हमारा संविधान ना हमें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स देता है जिनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसे कि आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जैसी बुरी प्रथा को बिल्कुल खत्म करता है। फिर है आर्टिकल 19 जो हम सबको बोलने की, अपने विचार रखने की आज़ादी देता है। और हाँ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये तो बहुत ही पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समय समय पर इतनी गहरी व्याख्या की है, तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ कानून नहीं है, ये हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। आपने सोचा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और दिल क्यों कहा था? सोचिए, इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए ये बाकी सारे अधिकारों का रक्षक बन जाता है। कितनी बड़ी बात है ना? अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल सा फ़र्क है, ध्यान से सुनिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, ये जस्टिशिएबल हैं। लेकिन डीपीएसपी जो हैं वो सरकार के लिए एक तरह के गाइडलाइंस हैं, एक नैतिक दिशा निर्देश। इनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो डीएसपी को आप एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं जो देश को चलाने में सरकार की मदद करता है। जैसे आर्टिकल 40 जो कहता है कि गांव में पंचायत होनी चाहिए, या फिर आर्टिकल 44 जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। पर एक मिनट, संविधान सिर्फ राइट्स की ही बात नहीं करता। आर्टिकल 51A हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए, नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश को चलाने वाली जो पूरी मशीनरी है यानी हमारी सरकार, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देश के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाबदेह नहीं है। बिल्कुल हैं। आर्टिकल 61 में उन्हें हटाने का पूरा प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट दिया गया है और उनके पास एक स्पेशल पावर भी है। आर्टिकल 123 के तहत जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, मतलब एक तरह से टेम्परेरी कानून बना सकते हैं। आमतौर पर जब हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा, आमतौर पर यही ना। लेकिन आर्टिकल 79 एक बहुत जरूरी बात साफ करता है। वो कहता है कि राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। तो इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी पूरी संसद, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ये सवाल एग्जाम्स में इतनी बार आता है कि इसको तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। मनी बिल और बजट में क्या फ़र्क है? देखिए, आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को। इसका संबंध टैक्स लगाने, हटाने या उधार लेने जैसे मामलों से होता है, और ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है आर्टिकल 112, ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। ये सरकार का साल भर का पूरा हिसाब किताब होता है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। तो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर देख लिया, अब बारी है डेमोक्रेसी के तीसरे और बहुत ज़रूरी पिलर की, जुडिशरी यानी हमारी न्यायपालिका। यही है संविधान की फाइनल इंटरप्रेटर और गार्डियन। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात तो करता है, पर असली पावर आती है दूसरे आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 137 जो देता है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। मतलब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए कानून को भी चेक कर सकता है कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं। और फिर है आर्टिकल 141 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होगा। यही तो वो पावर्स हैं जो जुडिशरी को इतना मजबूत बनाती हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रिट जारी करने की पावर के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है
हैरान हो गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ये एक बहुत ज़रूरी डिफरेंस है, याद रखिएगा। अच्छा, डेमोक्रेसी को ठीक से चलाने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। फिर आर्टिकल 148 में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सरकारी खर्चों पर नजर रखते हैं। और आर्टिकल 324, जो इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है, जिसका काम है फेयर इलेक्शंस करवाना। तो अब हमारे अगले सेक्शन पर आते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर। देखते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स कैसे बटी हुई हैं और जब कोई नेशनल क्राइसिस आता है तब क्या होता है। ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का प्रोविजन है। पहला, आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के टाइम लग सकती है। दूसरा है आर्टिकल 356, जिसे हम आमतौर पर प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, जो किसी स्टेट में लगता है। और तीसरा है आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं, आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाई गई है, कभी नहीं। ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस को भी दिखाता है। तो अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। आइए अब उस मैकेनिज्म को समझते हैं जो हमारे संविधान को समय के साथ बदलने, इवॉल्व होने की इजाजत देता है। ये है आर्टिकल 368। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है, एक जिंदा दस्तावेज। क्योंकि इसी की वजह से हमारा संविधान स्टैटिक नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि सोसाइटी की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है, अडैप्ट कर सकता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है, जितने भी आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस किए, उनमें से कौन सा आर्टिकल आने वाले समय में इंडिया के फ्यूचर को सबसे ज़्यादा शेप करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।